हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है मस्त चल रही होगी और आप सभी लोग जुड़े रहें। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सारा कोर्स जो है कंप्लीट करूँगा मैं। और इन द सेम टाइम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई और इन द सेम टाइम जो है नीट जेई से संबंधित सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम जो है कल ही के जो है टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो मेरा लेक्चर नंबर 21 में जो है जो टॉपिक हुआ था, उसी टॉपिक को हम आगे करते हैं। तो आज हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, या इसी को हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे, लेकिन पहले हम पुराना देख लेते हैं। तो हमने कल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक डायपोल से ऑन इट्स एक्सिस निकाला था, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब आया था। ये हमने निकाला था। इसमें E एंड P हैव सेम डायरेक्शन मैंने ऐसा कहते हुए यहाँ पे टॉपिक को जो है एंड किया था। तो इनकी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पी यानी कि डायपोल मोमेंट की दिशा एक ही होती है। कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि एक्सियल पॉइंट में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं तो उस फील्ड को की जो दिशा होती है वो किसकी ओर होती है, पी की साइड, पी की दिशा में होती है, यानी कि पी की डायरेक्शन में होती है, यानी कि डायपोल मोमेंट की दिशा में होती है, कि पी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आप क्या लिखेंगे, पी की डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारा कल का टॉपिक था। अब हम अपने नए टॉपिक में आ जाते हैं और इस टॉपिक को आप सभी लोग देखें। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्या है उस चीज़ को हम देख रहे हैं। प्लीज़ सभी लोग देखें और ध्यान लगाएं। तो हमारा कहाँ क्या टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन पे हम जो है निकाल रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। ये डायपोल है आपका, जैसे ये डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसको जो बीचों बीच बांटने वाली जो लाइन होती है बीचों बीच, ठीक है, तो वो तो ऐसे भी बांट सकती है ऐसे भी, लेकिन उसका राइट बाइसेक्टर यानी कि इस पर 90 डिग्री भी हो, यानी कि ये वाली लाइन जो इसके बीचों बीच होते हुए जाए और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं। देखिए, तो मैं एक दो चार्जेस का सिस्टम मान रहा हूँ, ये मैंने दो चार्जेस का सिस्टम मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिख लिया आपका माइनस क्यू, और ये क्या लिख दिया आपका प्लस क्यू। ठीक है, और ये उसका सेंटर है डायपोल का। मैंने कहा था ना, सारी दूरियां इसमें सेंटर से ही निकाली जाती हैं। तो ये है वो इक्वेटोरियल लाइन जहाँ पे आप जो है चाहते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है। कौन सी लाइन है, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या कहा है, इसकी ब्रॉड साइड कहाँ होगी, देखिए जरा, इस डायपोल की ब्रॉड साइड क्या होगी, या तो इस साइड की ओर होगी या इस साइड की ओर होगी। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, इसकी ब्रॉड साइड ये और ये है। दैट्स वाई उसका नाम, दूसरा वाले का क्या नाम था, एंड ऑन पोजीशन, यानी कि एंड में जो एक्सेल पॉइंट में था। तो दूसरा नाम भी याद रखना, कभी कभार उस नाम से भी बोल लेता है आपसे। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, माना इस पॉइंट का नाम ऐसे है। तो पहले जो है इस चार्ज का नाम ए रख लेता हूँ, इसका नाम बी रख लेता हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से सभी लोग देखिए। और इस डायपोल की लेंथ, लेट इट बी, कितनी है आपकी 2l है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी आपकी l होगी, और ये वाली भी क्या होगी आपकी l होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, बी पे है, तो ई बी में से डिनोट कर दिया मैंने। तो कितना हो जाएगा, के टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन को के ले लेता हूँ। चार्ज कितना है, क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने कहा था ना, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देखते हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस मैंने कितनी आर मान ली। तो ये आर है, ये एल है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, देखो एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया। इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें इस पॉइंट एस पे देखना है इसकी दिशा कहाँ की ओर है। तो यहाँ से देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, देखने दिशा यहाँ पे है। यहाँ पे भी एरो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एरो देखना है ना उसका, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, देखे जाता हूँ। तो ऐसे करके निकली, और ये जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये ब्रॉड साइड पोजिशन याद रखना आप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका ई बी की दिशा होगी। ठीक है, तो ई बी आपका निकल गया। ठीक है, तो ये किसकी दिशा में है, देखो
B2S यानी कि along BS के along है ये आपका, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट S, दैट इज कितना हो जाएगा ए क्यों रखा नाम इसका, क्योंकि वो पॉइंट जो चार्ज कहाँ पे है, ए पॉइंट पे था, इसलिए इसका नाम मैंने ए रख दिया। तो के टाइम चार्ज ऑफ ए दैट इज कितना है -q, देखिए माइनस नहीं रखना है। तो फिर ये दूरी चाहिए होगी आपको, तो ये दूरी कितनी होगी, ये r है, ये l है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये कितना हो जाएगा आपका r² प्लस l²। तो ये कितना हो जाएगा r² प्लस l²। रूट का स्क्वायर करोगे तो जैसे ये किया तो वो रूट फिनिश हो जाएगा, तो r² प्लस l² आ जाएगा। अब ध्यान से देखना इधर पे जरा इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। तो ये वाला ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, अपनी ओर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। तो ये मैंने बना दिया, और ये क्या रख दिया आपका EB इसका नाम, सॉरी EA इसका नाम रख दिया, क्योंकि यहाँ पे A चार्ज के द्वारा है ये। तो ये आपकी कुल डायग्राम हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं बराबर हैं, ठीक है। इनका नेट निकालना है, क्योंकि इन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है उसका वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मौजूद है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो लेकिन पहले देखते हैं कि इन दोनों वेक्टरों की हिसाब क्या है। तो वो देखिए, ये दोनों वेक्टरों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसका मतलब देखो, दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों बराबर जो है स्ट्रेंथ के हैं, तो इसका जो नेट मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कहीं बीच में होगा इनके। लेट दिस मैग्नीट्यूड बी कैपिटल ई। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और ये एंगल थीटा है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ये भी थीटा होगा, तो इसका ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, S2 A है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो जरा ध्यान से, इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। देखिए ये बोथ आर सेम है, बाय मैग्नीट्यूड वाइज EA इज इक्वल टू क्या है, EB है। इस बात को आप याद रखना, मैग्नीट्यूड वाइज नॉट वेक्टर वाइज, ठीक है। वेक्टर वाइज क्या है, तब वेक्टर इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज EA² प्लस EB² प्लस 2 टाइम्स ऑफ EB cos थीटा। इसको जो हो कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। थोड़ा कंपोनेंट मेथड जो है बच्चों को पसंद नहीं होती है, तो इसलिए मैं जो है इस मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस चीज़ को देखिए। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। देखो इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। ये आपके आ गया। तो EA इज इक्वल टू EB, इट मीन्स इन प्लेस ऑफ EB वी कैन पुट EA। तो EA लिख देता हूँ, तो मुझे करने के लिए जो है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो EA² प्लस EA² प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ EA, ये भी EA है तो कितना हो जाएगा, EA² cos 2 थीटा। देखो जाएगा एक EA में दूसरा EA जोड़ूंगा तो 2EA हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, EA भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो अंदर कितना बचेगा, 2 कॉमन निकाल लिया, EA² कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा देखो, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब एक चीज़ याद रखना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, तो मैथ वाले तो ये जानते होंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो थोड़ा सा याद रखें। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा होता है बेटा। तो इन प्लेस ऑफ दिस हम क्या रख सकते हैं, 2EA स्क्वायर कितना रख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया। अब इस पूरे क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखिए, नेट निकाल रहे हैं हम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो इसको, 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 2 बाहर निकल गया। EA स्क्वायर है तो वो भी रूट से बाहर निकल गया, EA के फॉर्म में। cos स्क्वायर था तो ये भी cos थीटा के रूप में बाहर निकल गया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। EA की वैल्यू तो हम जानते हैं, इसको हम कभी भी उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो EA की वैल्यू भी रख देते हैं और cos थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। तो cos थीटा कितना होगा, देखो किसी भी ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, तो इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल OBS ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, उसमें cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका, L है, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, R² प्लस L²। तो अब इन सारी वैल्यूज को उसमें उठा कर रखते हैं, तो देखो E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EA को जरा ध्यान से देखो, ये है आपका KQ, ठीक है, अपॉन कितना है, R² प्लस L², ये आ गया।
इंटू कॉस थीटा कितना है आपका, ध्यान से देखो, एल अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2। देखो ये 1 है, ये 1/2 है, दोनों एक ही जैसी क्वांटिटी है, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। तो अगले स्टेप में कैसा लिख सकता हूँ, देखो जरा इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, के क्यू, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 हो गया, होल अपॉन नीचे देखो जरा ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, ये आपका आ गया। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, Q into 12 is your dipole moment. Charge into length of the dipole will give the sense of electric dipole moment. तो उसकी जगह पे मैं P लिख सकता हूँ, तो E is equal to कितना हो जाएगा आपका, K 2P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। इस K की जगह पे मैंने क्या वैल्यू रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू these two charges at the equatorial line of this dipole, ये आ गया, दैट इज जो है ब्रॉड साइड पोजिशन पे आ गई आपकी, ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि जो लेंथ ऑफ डायपोल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो उसको उस मतलब इक्वेटोरियल वाली डिस्टेंस से जो है क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर, या ऐसा लिख लो, इफ R is greater than in that case L is, L को क्या कर सकते हैं आप, हटा सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, E is equal to कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपनी जगह पे है, ये 2 हट गया बेटा, 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 नहीं है, देखो यहाँ पे 2 नहीं है, इसकी जगह पे P रख दिया, देखो ये P की वैल्यू रख दी, 2 नहीं है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, P अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखो आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर रहेगा क्योंकि एल तो हमने हटा दिया, इंटू कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि R3। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ P देखते हैं, देखो इधर देखिए जरा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल ब्रेन में रखना है आपके। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि P की दिशा क्या होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा है, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो मैं इधर को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो किस दिशा में, इस दिशा में। तो इसमें क्या होती है, डायरेक्शन of E is opposite to P, P की अपोजिट होती है बेटा, यदि P उस दिशा में है तो ये इस दिशा में बनेगा, किस में, इक्वेटोरियल लाइन में। चाहे आप चार्ज को इधर उधर कर दो, बात वही बनेगी, बात समझ में आ रही है सब। तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात का हमें यहाँ पे पता चला है, ध्यान से देखिए जरा, वो क्या बात का पता चला है, कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे निकला था, आप मेरे कल के लेक्चर को देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो भी लिखा था आपका, तो जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, तो E इज इक्वल टू जो एक्सियल पे जो निकला था, वो E इज इक्वल टू कितना निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³ निकला था, ये आपको पता होगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R³, 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R³, ये उसका दुगना है, देखिए बेटा। तो एक्सियल, ये जो है आपका इक्वेटोरियल को E से दिखा देता हूं, तो एक्सियल को A से दिखा दिया, तो जो एक्सियल का डायपोल होता है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल डायपोल, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, इसको ये पता चल गया आपका, एक्सियल का डायपोल जो है, जो इक्वेटोरियल, ई फॉर इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, आगे मैग्नेटिक में भी काम आएंगे, तो प्लीज इन रिलेशंस को याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। एक को याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा उसका दुगना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, दोनों ही चीजों में देखो 1/R³, 1/R³, दोनों ही चीजों, ये एक्सियल पे 1/R³, ये इक्वेटोरियल पे 1/R³, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R³ है, ठीक है। अब एक बात देखिए जरा, एक पॉइंट चार्ज से Q से R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो कितना निकलता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², ठीक है। यहाँ R³, यहाँ ये डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज से था, 1/R² है। तो किस में तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो रहा है, किस में हो रहा है, देखिए जरा अपने आप से सोचिए, किस में हो रहा है, यानी कि डायपोल में। तो बोलता है, जैसे प्रश्न पूछता है आपसे कि किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डाउन होगा,
या एक पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से डाउन होगा जब हम एक पॉइंट चार्ज से दूर जाएं, या एक डायपोल के केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से डाउन होगा यदि हम एक डायपोल से दूर जाएं। तो अगर इसको ग्राफिकली देखना है तो ग्राफिकली हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ये आर दूरी को शो कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका ये हो गया, और इसका क्या होगा देखो बेटा, एकदम से ज़्यादा तेजी से गेट डाउन कर रहा है। देखो ये वाला ग्राफ जो है ये ये वाला ग्राफ जो है आपको दिखा रहा है ई 1/r³ को दिखा रहा है, और ये वाला ग्राफ जो है आपका 1/r² को दिखा रहा है, ठीक है। कभी देखो एग्जाम में आ गया, एमसीक्यू में आ गया क्वेश्चन कि 4 ग्राफ बना दिए, आपने से पूछा गया कि इसमें से कौन सा डायपोल के लिए है और कौन सा किसके लिए है, और ये कुछ नहीं दिया होगा उस वक्त, ठीक है, आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा। तो जिसमें ज़्यादा तेज़ी से डाउन हो रहा है तो आप उसको कंसिडर कर लेंगे। अब हम एक मेन चीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अपने ब्रेन में रखेंगे। तो इसको हटा रहा हूँ बेटा, देखिए ज़रा सभी लोग, ठीक है। अब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट को निकाल रहे हैं, एट एनी पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अभी तक हमारे पास क्या थी, मजबूरी थी। मजबूरी कहने का मतलब क्या है, एक कंडीशन पे निकाल रहे थे, या तो एक्सिस पे ही निकाल सकते थे या उसके राइट बाइसेक्टर पे निकाल सकते थे। अब कोई ये पूछ ले मुझे यहाँ पे चाहिए, दिस पॉइंट इज नॉट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन और ऑन ए एक्सियल लाइन, यहाँ निकाल दीजिए, यहाँ निकाल दीजिए, कहीं पे भी निकाल दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। पुरानी थ्योरी को ध्यान में रखना बेटा, बिना उसके बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है। तो उसी के कंसेप्ट से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए इसको, ये कितना है आपका +q चार्ज, इसको मैंने B, इसका नाम A रख दिया। तो इधर देखिए, इसमें E की P की जो वैल्यू होगी, P हमारा P कैसे होगा, देखो ज़रा मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ। उसकी देखिए दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये P की दिशा है। रेड पेन से जो दिखा रहा हूँ बेटा, वो किसको दिखा रहा है, आपका P को दिखा रहा है, ये P है, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये पर्टिकुलर वो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि इससे एंगल कितना है, थीटा पे है, और ये दूरी क्या है, लेट इट बी r। ये सेंटर ऑफ द डायपोल है, ठीक है, और लेंथ ऑफ द डायपोल वही 12 है। वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो देखो ऐसा करोगे तो थीटा को यहाँ से बढ़ाओगे, देखो ऐसे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ऐसे करके पूरे 360 पूरी जगह कवर अप कर देगा। ये थीटा बढ़ेगा या आर बढ़ेगा, तो इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पूरा एरिया कवर अप हो जाएगा यहाँ का पूरा। अगर देखो यहाँ पे का एरिया चाहिए, यहाँ पे का दूरी पे चाहिए, तो ये आर बढ़ा लीजिए, एंगल वही रहने दीजिए, और उसको फिर ऐसे करके घुमाइए तो क्या हो जाएगा, पूरे इस जगह में कहीं पे भी, यानी कि कहीं पे भी अब आप निकाल सकते हैं। पहले वाले में आप क्या थे, लिमिटेड पोजिशन पे निकाल रहे थे, तो अब यहाँ पे बिल्कुल अलग कंडीशन है। तो अब देखिए जरा, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, वो तो हम जानते हैं। देखो इन पोजीशंस पे हम जानते हैं, इन पोजीशन पे हम जानते हैं, और इस पॉइंट पे हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे कैसे निकालें, इस पे तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है बेटा, वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट वो कितना होता है, r³, ऐसा होता है। ये जब यहाँ पे आ जाता है तो ये पूरा घूम के यहाँ पे आ जाए तो इतना होता है। और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल को E से दिखा दिया, एक्सियल को A से दिखा दिया, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, यानी कि इस पॉइंट पे निकालोगे, यानी कि इसको यहाँ पे उठा के लाओगे तब होगा, ठीक है। कल्पना करो कि डायपोल जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, या ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, इसके P की वजह से तो हो रहा है सब, ये P चेंज होगा, ये P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो P की वजह से ही सारी इसकी ओरिएंटेशन, इस P की ओरिएंटेशन बदल रही है। तो इस P का कितना भाग इस दिशा में है, पहले देखते हैं जरा, इस भाग में देखते हैं। तो एक डायपोल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यही वाला डायपोल यहाँ पे कंसिडर कर दिया, ये +q, अपने दिमाग में रखना। थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ बेटा, इस मेन डायग्राम को गड़बड़ नहीं करते हैं। तो ये आपका मेन डायपोल था, जिसको अभी मैं चार्ज नहीं दे रहा हूँ, और ये वो पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इस मेन डायपोल का ये जो मेन डायपोल है, +q -q, ठीक है, सॉरी
माइनस क्यू प्लस क्यू, जैसा मैंने डायग्राम बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लस क्यू कर दिया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया इस साइड की ओर, थीटा डिग्री घुमाया तो माइनस क्यू, ये हो गया। तो इस डायपोल का, इस वाले डायपोल का अगर ये यहाँ होता तो इसका इतना होता, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम निकाल लेते इस पॉइंट पे जहाँ पे निकालना है, ये पी पॉइंट पे, ये एस पॉइंट पे, ठीक है, एस पॉइंट पे हम निकाल लेते, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, ऐसे करके यहाँ से निकाल लेते। लेकिन जब मैं इसका निकाल रहा हूँ, इस वाले पर्टिकुलर का निकाल रहा हूँ, इस जगह पे निकाल रहा हूँ, तो वो तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा। लेकिन इस वाले के सेंस में निकालना है, किस वाले के सेंस पे, तो इसका पी यहाँ पे कितना है, इसका पी यहाँ पे कितना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले से इसमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। देखो ये, इसको अगर हम ना भी याद रखें तो इस वाले पी का इसमें परपेंडिकुलर डालो, ये देखो परपेंडिकुलर डालो, तो इसका कितना भाग इस दिशा में है, इस एक्सियल वाले भाग में है, ये एक्सिस अगर मानते हो तो इस पी का कितना भाग है, तो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये कितना था, पी था, ये पी था आपका, ये देखो ये पी था, ये पी है। तो मुझे ये वाला भाग चाहिए इसका, ये वाला, ये आर दूरी है, ठीक है, ये वाला भाग चाहिए। तो इस वाले भाग को निकालूंगा, माना वो कितना है, एक्स है, तो एक्स अपॉन पी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला भाग निकालना है ना मुझे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यानी कि ये वाला भाग कितना हो जाएगा आपका, इस साइड की ओर जो इस पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट है, तभी मैंने कहा था डायपोल मोमेंट को याद रखना कि डायपोल मोमेंट इस दिशा में है, तो वो कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, इस वाले का भाग हो जाएगा। अब देखो ये अगर एक्सिस मान के काम चल रहे हो, इस एक्सिस पे कितना डायपोल मोमेंट है, पी है, तो इस वाले के हिसाब से, अब इस डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो E1 मानता हूँ, इस दिशा में ये पूरी एक्सिस है, ये नई पोजीशन को मैं एक्सिस मान रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। तो वो EA मैं लिख रहा हूँ, या E1 लिख देता हूँ, उसको कितना लिख देता हूँ, EA लिख दो एक्सियल करके, तो EA एक्सियल, तो EA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये को मैं K लिखा देता हूँ, K 2P, P क्या है बेटा इसका, P cos थीटा अपॉन R क्यूब, आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिए जब हम इसको इस दिशा में निकाल रहे हैं ना बेटा, तो ये एक्सिस मान के काम करेंगे, तो लेकिन इस एक्सिस पे इस वाले के कितना स्ट्रेंथ पड़े, इस वाले डायपोल मोमेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो कितनी है, P cos थीटा था। जैसे इस वाले में, जैसे जब हम एक्सिस पे निकाल रहे थे तो P क्या था, देखो जरा हम सब चीज भूल जाते हैं, और जरा ध्यान से समझिए। तो इस वाले में P की दिशा ऐसी थी, तो यहाँ पे हमने पूरा P ले लिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले में अगर इसको एक्सिस मान के काम करूं, तो इस P का कितना भाग इधर पे है, तो कितना है P, इस P का कितना कंपोनेंट इस दिशा में है, अगर इसको एक्सिस मान के काम करता हूँ, तो ये हो गया P cos थीटा, तो P cos थीटा आ गया, यानी कि EA के द्वारा आ गया। K कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसको हम बाद में रख लेंगे। इसी प्रकार से इक्वेटोरियल के ऐसे सोचते हैं, देखो यानी कि वो क्या होता है, इस वाली एक्सिस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस डायपोल का, यानी कि इस P का, ये जो P था, ये मैंने इक्वेटोरियल बनाई थी, और ये अलग से बनाया था नहीं बनाया था। तो इस वाले भाग का इस वाले में कितना होगा, देखो ये वाली लाइन का निकालेंगे, ये वाली लाइन का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस अपॉन, यानी कितना हो जाएगा, P sin थीटा। तो ये कौन सा है, इक्वेटोरियल, देखो ये एक्सिस मान के काम कर रहा हूं, तो ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी, ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। अगर डायपोल की दिशा, मोमेंट की दिशा इस साइड की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ की ओर होगी, इस दिशा की ओर होगी। तो ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल के द्वारा हो गया। तो इक्वेटोरियल से कितना बनता था, इतना बनता था, तो कितना हो जाएगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ले रहा हूँ, तो इसका P कितना हो गया, ये है, देखो ये अगर ये इस दिशा में है तो इसका P किस दिशा में होगा, मतलब जो E इस दिशा में है तो P किस दिशा में होगा, ये है, तो P कितना है आपका, P sin थीटा, P ना होके P sin थीटा है, अपॉन कितना हो गया, R क्यूब। तो अब मुझे नेट चाहिए, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का नेट जो है कहाँ लाई करेगा, ये दोनों 90 पे हैं, ये एक्सिस है, ये ऐसे है, तो 90 पे है, माना ये अल्फा एंगल बना रहे हैं, हम बाद में देखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वेटोरियल E एक्सियल प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल E एक्सियल cos 90 वाले फैक्टर को मैं ले ले रहा हूँ, तो वो 0 हो गया, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E एक्सियल कितना है, ध्यान से देखो, ये है आपका
ये यहाँ पे निकाल रखा है, तो कितना हो जाएगा K2P कॉस स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। प्लस दूसरा क्या है, ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की वैल्यू ये है K P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये आ गया। बाकी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, K2P आर क्यूब दोनों में कॉमन है, KP आर क्यूब दोनों में कॉमन है, तो किस रूप में निकला, K स्क्वायर P स्क्वायर R टू द पावर 6, क्यूब था स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर कितना बचा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा ट्वाइस, ये बचा 2 और वो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, देखो बच जाएगा, ये आ गया। देखो ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, KP अपॉन R टू द पावर 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से 6 का 3 हो जाएगा। और ये कितना बचा अंदर, देखो आप रूट के अंदर, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, KP अपॉन आर क्यूब, अंदर कितना बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज योर रिजल्टेंट आंसर। इन प्लेस ऑफ K यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा किसका है, विथ रेस्पेक्ट टू EA, यानी कि एक्सियल से जो निकला हुआ है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर, देखो ये क्या है, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ई परपेंडिकुलर अपॉन, ये क्या है आपका EA है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कितना हो जाएगा EE अपॉन EA। EE कितना है, देखो ये है, देखो इक्वेटोरियल के द्वारा कितना है, ये देखो KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये अपनी जगह पे है, और एक्सेल के द्वारा कितना है K2P साइन कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आर क्यूब कैंसिल, के कैंसिल, P से P कैंसिल, और ये हो जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan हो जाएगा, tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 भी है, 1/2। अगर आपको अल्फा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए इसकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो वैल्यू आया है, ये वाला जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को फिर से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, जरा ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, अगर हम इसमें स्पेशल केस लगाएं, देखो अगर एक्सियल पॉइंट पे चले जाए, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखना जरा, एक्सियल पे पॉइंट पे अगर इसको निकालना चाहते हैं, स्पेशल केस लगाते हैं, इसमें स्पेशल केस लगा के इस फॉर्मूले को चेक करते हैं वास्तव में सही बना है कि नहीं बना है। तो कितना हो जाएगा, EA निकाल रहा हूँ, E एट एक्सियल पॉइंट थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा S पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो थीटा कितना घूम जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये 0 हो जाएगा, तो देखो इसमें कितना हो जाएगा, KP अपॉन आर क्यूब अपनी जगह पे है, और ये कितना हो जाएगा, cos 0 3 इंटू cos 0 1 होता है, 3 + 1 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 2। तो यही तो आ रही थी वैल्यू, निकल रही नहीं निकल रही है, देखो इसको हमने सॉल्व करके कैसे लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की जगह रख दिया, 2P अपॉन आर क्यूब, यही तो था एक्सियल की वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इक्वेटोरियल पहुंचे तो थीटा कितना हो जाएगा, एट इक्वेटोरियल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 कर दोगे तो ये देखो इसमें रखोगे 3 इंटू कॉस 90 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो गई, यानी कि √1 हो गया, 1 का वैल्यू 1 ही होगा अंडर रूट के अंदर। तो E इक्वेटोरियल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KP अपॉन आर क्यूब, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आप इसको करें कि तो इस दिशा में आप निकाल रहे हो, उस दिशा में इस P के कंपोनेंट निकालो, तो ये एक्सिस बन गई, इसको एक्सिस बना दिया, तो ये अगर एक्सिस है तो ये डायपोल उस पर परपेंडिकुलर पड़ा,
तो ये परपेंडिकुलर, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई उसकी। तो इक्वेटोरियल लाइन में पी की वैल्यू कितनी थी, पी साइन थीटा, और एक्सीएल में कितनी थी, पी कॉस थीटा। तो एक्सीएल में जो हमारा निकलता था वो कितना निकलता था वैल्यू, इतना निकलता था k टाइम्स 2p अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहाँ के लिए एक्सीएल के लिए यहाँ पे के लिए पॉइंट कितना था, पी कॉस थीटा, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, पी कॉस थीटा। तो इक्वेटोरियल के लिए क्या था, इक्वेटोरियल के लिए क्या था, तो इक्वेटोरियल के था k p अपॉन आर क्यूब। लेकिन इक्वेटोरियल के यहाँ पे साइन थीटा, पी साइन थीटा निकला, तो क्योंकि हमें इसका कंपोनेंट इस इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है देखना है ना, क्योंकि हम निकाल तो इसका रहे हैं ना, तो उसका कितना भाग इस इक्वेटोरियल में मौजूद है, तो वो कितना है, इतना है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमने जान लिया, ठीक है, ये हो गया। अब दिशा देखनी थी, क्योंकि अगर इक्वेटोरियल में जो है, मतलब जो है डायपोल में जो है, अगर p की वैल्यू यानी कि रिजल्टेंट p की है, जो इस दिशा में p आया है वैल्यू ऐसी है, तो उस दिशा से जो ये इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इसके अपोजिट दिशा में होता है। हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो p के अपोजिट होता है। तो p के अपोजिट होता है, तो जाहिर सी बात है अगर p इस दिशा में है तो वो इक्वेटोरियल वाला कहाँ बनेगा, अपोजिट में बनेगा। ये हो गया। जबकि हमने जो है एक्सीएल में पढ़ा था, जो भी जो है p e बनता है वो इस जो भी उसका p होता है यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसी की दिशा में होता है। तो ये p cos थीटा इसी दिशा में है, तो इसलिए एक्सीएल के पॉइंट का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसी दिशा में है। देखो ये दिख रहा है, तो इसलिए हमारा ये निकल गया। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको और दूसरे ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और क्लास में बने रहिए, आप लोग बने रहिए। मैं आपसे मतलब दावे से कहता हूँ कि आपकी ये सारी जो क्वेरीज हैं इनको मैं फुलफिल कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।